हेलो गाइज, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल उड़ान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 12th का इनऑर्गेनिक का पहला चैप्टर धातु का निष्कर्षण एकदम बेसिक से स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि बहुत सारा लेक्चर आप लोग को करवा भी चुके हैं। तो हम लास्ट देखे थे, आपको बताए थे एल्युमिनियम का निष्कर्षण। तो दो एलिमेंट का निष्कर्षण हम बता दिए हैं, एक जिंक का और एक एल्युमिनियम का। दो निष्कर्षण अभी और बचा है, एक है आपका लोहा और कॉपर। ठीक है, अगर हम ये निष्कर्षण पढ़ा देंगे तो यह चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो हम दो निष्कर्षण देख लिए थे, जिंक का और एल्युमिनियम का। आज हम देखेंगे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, निष्कर्ष, जो कि लोहा। कई बार आप जाके क्वेश्चन बैंक को पलटिए और लोहा का निष्कर्षण देखिए, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। तो लोहा का निष्कर्षण काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो उससे पहले, ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे इस चैनल पे न्यू स्टूडेंट आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन का घंटी होगा सब दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो का इन्फॉर्मेशन यानी कोई भी वीडियो डाले तो उसका इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए, मेरा मेन टॉपिक जो आज का होगा टॉपिक, वो होगा लोहा का निष्कर्षण। किसका होगा? लोहा का निष्कर्षण। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन लोहा का निष्कर्षण समझने से पहले आपको उसका कुछ प्रमुख अयस्क और उसका सूत्र का नाम याद रखना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बताइए लोहा के प्रमुख अयस्क के नाम एवं सूत्रों को लिखिए। तो याद रखिएगा पहले, ठीक है, कि लोहा का जो परमाणु संख्या संकेत, तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि लोहा का जो संकेत होता है वो Fe होता है। क्या होता है? Fe। लोहा का संकेत बताइए आप सभी स्टूडेंट, क्या होता है? Fe होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोहा का प्रमुख अयस्क। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे लोहा का परमाणु संख्या। तो याद रखिएगा कि लोहा का जो परमाणु संख्या होता है 26 होता है और उसका भार 56 होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। लोहा का परमाणु संख्या 26 होगा, भार क्या होगा? 56। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो परमाणु संख्या जब 26 होता है, तब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे तो यहाँ से देखिए किस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन आप किस तरह से भरेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 और 4s2। गिनिएगा तो टोटल आपको 26 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास था। अब जो मेनली हमको देखना है वो देखना है इसका प्रमुख अयस्क के नाम और सूत्र। तो याद रखिएगा, लोहा का जो प्रमुख अयस्क होता है वो 3 इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट अयस्क है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में अक्सर यही चारों से आपका लोहा का अयस्क से पूछेगा क्वेश्चन। तो पहला याद रखिएगा हेमेटाइट। क्या याद रखिएगा? हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3। ये एक लोहा का अयस्क है, आयरन का अयस्क है। ठीक है, नेक्स्ट याद रखना आपको मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट का सूत्र होता है Fe3O4। ये भी क्या है? लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट याद रखिएगा आप सिडेराइट। सिडेराइट का सूत्र होता है FeCO3। ये भी किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है और कार्बोनेट अयस्क है। ये देखिए, ये दोनों ऑक्साइड अयस्क, लोहा का ये दोनों ऑक्साइड अयस्क है, ये कार्बोनेट अयस्क है, क्योंकि इसके अंदर CO3 है। तो कई बार पूछ देगा कि लोहा का कार्बोनेट अयस्क बताइए, तो ये जो सिडेराइट होता है लोहा का कार्बोनेट अयस्क है। और नेक्स्ट याद रखिएगा आयरन पाराइट, ठीक है, जिसका सूत्र होता है FeS2। ये जो लोहा का होता है ये सल्फाइड अयस्क होता है। क्या होता है? सल्फाइड। तो हम देख लिए लोहा का प्रमुख अयस्क का नाम भी देखे और उसका सूत्र भी एक बार फिर से बताते हैं। हेमेटाइट Fe2O3 याद रखिएगा, मैग्नेटाइट Fe3O4 याद रखिएगा, सिडेराइट FeCO3 याद रखिएगा, आयरन पाराइट FeS2। तो ये लोहा का प्रमुख अयस्क है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, देखिए सभी अयस्क से भी हम नहीं क्या कहते हैं लोहा का प्राप्त करेंगे, क्योंकि उसमें हम देखेंगे हमको सरलता किससे होगा लोहा प्राप्त करना। तो याद रखिएगा इसमें तो ज़्यादातर जो इसका प्रमुख अयस्क है जिससे हम लोहा प्राप्त करेंगे वो है हेमेटाइट। तो आज का वीडियो में हम हेमेटाइट से कैसे लोहा प्राप्त होता है उसी को देखेंगे। ठीक है, इन चारों अयस्क में सबसे ज़्यादा जो आपका लोहा प्राप्त होता है और मुख्य रूप से लोहा प्राप्त किया जाता है वो हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पॉइंट हम लिख रखे हैं कि लोहा यानी कि आयरन का निष्कर्षण मुख्य रूप से हेमेटाइट अयस्क से किया जाता है। अब हम समझेंगे निष्कर्षण। ठीक है, अब यहाँ से आपका और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि लोहा का निष्कर्षण किस प्रकार से होता है। मेनली आपको इसमें कुछ स्टेप याद रखना है। ठीक है, हेडिंग है मेरा लोहा का निष्कर्षण, एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ठीक है, तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि लोहा का निष्कर्षण ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमेटाइट से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके लिए हम निम्नलिखित चरणों का प्रयोग करेंगे। अब क्या क्या करेंगे वो देखिए।
यहाँ जो हम लोहा का निष्कर्षण करने वाले हैं उसके लिए क्या क्या स्टेप फॉलो कीजिएगा वो देखिए। सबसे पहले आप सभी को पता है कि अयस्क के अंदर होता है अशुद्धि और उसको हटाने के लिए हम सांद्रण करते हैं। सबसे पहले हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण करना है। क्या करना है? सांद्रण। सांद्रण का क्या मतलब होता है? तो सर अयस्क से अशुद्धि को हटाना। अब यहाँ पे बात है कि हम आपको बताए थे सांद्रण की भी 5 विधि बताए थे, तो आपको ये देखना कि उसके अंदर जो अशुद्धि मिला हुआ है वो किस प्रकार का है, उसी मेथड से यानी कि उसी टाइप के मेथड से उसको हटाना होगा हमको, ठीक है। तो जो हेमेटाइट होता है ये तो एक प्रकार का लोह अयस्क होता है, तो इसको अगर हटाएंगे तो याद रखिएगा इसको 2 तरीका से हम इसका शुद्धिकरण यानी कि सांद्रण कर सकते हैं। हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण 2 विधि से करेंगे। एक हो जाएगा आपका गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और दूसरा होता है चुंबकीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है आप सभी को हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। इस विधि के द्वारा उस अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसके अंदर धातु भारी हो और जो गेंग होता है वो हल्का हो, तो उसको क्या करते हैं पीस करके पानी का रेत उस पर मारते हैं, जिसके कारण अयस्क हल्का होने के कारण बह जाता है और धातु भारी होने के कारण अपना जमीन पर स्थान पे ही रह जाता है। तो आपको पता है चुंबकीय पृथक्करण भी हम आपको एक्सप्लेन किए हैं कि इस विधि में हम तभी सांद्रण करेंगे जब उसमें से कोई एक पदार्थ या तो आपका अयस्क या गेंग कोई एक क्या होना चाहिए, चुंबकीय प्रकृति का होना चाहिए। तो जो चुंबकीय प्रकृति का होता है वो तो थोड़ा सा क्या देखे थे आपको हम इससे पहले फिगर बना के समझाए थे, इस तरह से गोल बेल्ट होता है, ठीक है। तो आप देखिएगा जो चुंबकीय प्रकृति होने के कारण ये आकर्षित होने के कारण थोड़ा सा इधर जाके गिरता है और ये सीधा गिरता है। आप वहाँ पे जाके फिगर हम बनाए थे वहाँ पे जाके आप उसको एक बार फिर से रिविजन कर सकते हैं। तो सिंपली याद रखना कि सर हेमेटाइट अयस्क का सांद्रण हम 2 तरीका से करेंगे, एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि से और दूसरा चुंबकीय पृथक्करण विधि से, ठीक है। अब नेक्स्ट जब इसका सांद्रण करेंगे अशुद्धि को हटाएंगे तब क्या किया जाता है, अब हम करेंगे सांद्रित हेमेटाइट अयस्क का निस्तापन। क्या करेंगे? निस्तापन। क्योंकि आप सभी को पता है कि हेमेटाइट अयस्क यहाँ से देखिए क्या है, ऑक्साइड, और ऑक्साइड अयस्क है तो इसका बताइए आप ही लोग की भर्जन करना चाहिए, निस्तापन करना चाहिए। तो हम आपको बताया है कि जो ऑक्साइड अयस्क होता है उसका निस्तापन, निस्तापन मतलब होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या होता है, उसको गर्म करना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसको गर्म करेंगे मतलब निस्तापन करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पे एक और नोट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे निस्तापन के साथ साथ इसका भर्जन भी किया, जारण भी किया जाता है। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो अशुद्धि होता है जैसे सल्फर मिला रहता है, आर्सेनिक में होता है, उसको हटाने के लिए हम भर्जन करेंगे। भर्जन से क्या होगा, तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके SO2 बन के उड़ जाएगा, ठीक है, आर्सेनिक का ऑक्साइड बन के उड़ जाएगा। इसीलिए याद रखिएगा कि लोहा का जब हम सांद्रित अयस्क का, ठीक है, सांद्रित अयस्क के बाद अगर हम उसको करेंगे यानी कि सांद्रण के बाद अगर करेंगे तो उसका निस्तापन भी करेंगे और भर्जन भी करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या बोले कि हेमेटाइट अयस्क का आप सांद्रण कर लीजिएगा। इसके लिए 2 विधि का यूज कर सकते हैं हम लोग, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। फिर हेमेटाइट सांद्रित अयस्क जो होगा उसका निस्तापन भी करेंगे और भर्जन भी करेंगे। और लास्ट तीसरा स्टेप होगा इसका प्रगलन। क्या करेंगे? प्रगलन। जैसे हम प्रगलन करेंगे तो हमको लोहा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 स्टेप था, इसी का पालन आपको करना है। तो आइए हम देखते हैं बारीक से कि इस तरह का यानी कि किस प्रकार से हम इसका निष्कर्षण कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। लीजिए हम दिखाते हैं, आप लोग यहाँ से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। दिखाई दे रहा है? चलिए अब दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ से नोट कीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए नोट कर लिए। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप इसको भी यहाँ से वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। लीजिए वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट हम चले। अब आइए हम बारीक से समझते हैं कि किस प्रकार से इसका पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है। तो आइए देखिए। तो सबसे पहले आप सभी को बता दें, ठीक है, कि हमारा जो टॉपिक है आज क्या है, आयरन यानी कि लोहा का निष्कर्षण है। तो देखिए इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं लोहा का निष्कर्षण में। तो अभी जस्ट हम बोले थे कि लोहा का निष्कर्षण ऑक्साइड अयस्क जैसे हेमेटाइट से किया जाता है। अब हम इसका करेंगे सांद्रण। क्या करेंगे? सांद्रण। तो पहला विधि याद रखिएगा, अयस्क का सांद्रण करेंगे। तो अयस्क का सांद्रण भी जस्ट बोले हम 2 विधि से कर सकते हैं, एक गुरुत्वीय पृथक्करण विधि और एक चुंबकीय पृथक्करण विधि। तो आइए थोड़ा पॉइंट इसमें लिख देना है। तो गुरुत्वीय पृथक्करण विधि में क्या लिखेंगे सर, इस विधि में क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए छोटा सा अक्षर में लिखा हुआ, तो आप सुन रहे हैं ना, उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा अपने अनुसार, ठीक है। लिखेंगे इस विधि में अयस्क को पीसकर जल की धारा में धोते हैं। ऐसा करने से गेंग हल्का होने के कारण बह जाता है, जबकि भारी अयस्क अपने स्थान पे ही रह जाता है। तो आपको इससे पहले भी हम गुरुत्वीय पृथक्करण विधि समझाए हुए हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस यही है कि अयस्क भारी होगा और गेंग हल्का होगा, बस उसको हम पीस कर जल की धारा में धोते हैं। ऐसा करने से गेंग हल्का होने के कारण बह जाता है जल के साथ, जबकि भारी अयस्क अपने ही स्थान पर रह जाता है। लेकिन
अगर बात करें कि चुंबकीय पृथक्करण विधि सर इसका करेंगे तब क्या करेंगे, तो हम इसको भी एक्सप्लेन कर चुके हैं पहले ही, लेकिन थोड़ा बहुत यहाँ पे हम चर्चा कर देते हैं। तो इस विधि द्वारा मैग्नेटाइट अयस्क का सांद्रण किया जाता है। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखिएगा, गुरुत्वीय पृथक्करण है, तो यहाँ तो आप हम पढ़ रहे हैं हेमेटाइट, तो उसका गुरुत्वीय पृथक्करण करेंगे, लेकिन चुंबकीय पृथक्करण द्वारा क्या इसका किया जाता है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मतलब क्या होता है, मैग्ने। अब बताइए चुंबकीय का इंग्लिश क्या होता है, मैग्नेट होता है। मैग्नेटाइट का मतलब ही होता है कि इसके अंदर जो अयस्क होगा ना वो चुंबकीय प्रकृति का होगा, तब तो उसका सांद्रण के लिए हमको कौन सा विधि का यूज करना पड़ेगा, चुंबकीय पृथक्करण का। तो लिखेंगे कि सर इस विधि द्वारा मैग्नेटाइट अयस्क यानी कि Fe3O4 का सांद्रण किया जाता है, क्योंकि यह लोहे का मैग्नेटाइट ऑक्साइड होता है, क्योंकि यह लोहे का क्या होता है, मैग्नेटिक ऑक्साइड होता है। तो यहाँ तक आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। तो अब हम सांद्रण कर लिए, चूंकि यहाँ हेमेटाइट है तो सिर्फ आप उसका गुरुत्वीय पृथक्करण कर लीजिएगा तो हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है लिखना, खाली गुरुत्वीय पृथक्करण करेंगे हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं 2 नंबर। तो 2 नंबर पे हम इसका क्या करेंगे, निस्तापन। क्या करेंगे, और जब आप सांद्रण कर दिए हैं तो सांद्रण के बाद इसका किया जाता है निस्तापन। तो निस्तापन आपको पता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम क्या करते हैं, गर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिख रखे हैं कि अयस्क को, किसको, अयस्क यानी कि जो सांद्रण किए हैं जिसका, तो अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। तो याद रखिएगा गर्म करने से 2 चीज़ होता है, गर्म करने से आपका क्या क्या होता है, 2 चीज़ होता है। क्या चीज़, देखिए अगर हम इसका निस्तापन करते हैं, क्या चीज़ करते हैं, निस्तापन। ध्यान से देखिए, रुकिए 1 मिनट, पतला पेन लेते हैं, मोटा पेन है, चलिए निस्तापन कर देते हैं, ठीक है। तो निस्तापन में याद रखिएगा, निस्तापन आप जानते हैं कि सर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना होता है। तो जब हम हेमेटाइट अयस्क लेंगे, ठीक है, हेमेटाइट अयस्क का ये सूत्र होता है, तो इसके अंदर कुछ जल का भी अणु होता है, याद रखिएगा। अब वहाँ पे अयस्क में नहीं लिखे हैं बट यहाँ पे रिप्रेजेंट करना होगा, ठीक है। जैसे जैसे रिएक्शन लिखते हैं आप एग्जाम हॉल में लिख के आइएगा, आपका 5 नंबर सॉलिड रखा हुआ, ठीक है। तो जैसे आप हेमेटाइट अयस्क को, ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आप गर्म कीजिएगा तो इसका जो जल का अणु है उड़ जाएगा, और उड़ने के बाद यहाँ से बच जाएगा Fe2O3 इंटू में 3H2O, ठीक है। जल, पहली बात तो जल का अणु, क्योंकि लोहा का अयस्क है तो उसमें जल का अणु होगा, तो इसको जैसे निस्तापन करेंगे जल का अणु उड़ जाएगा, और इसके अंदर जो कुछ अशुद्धि रहता है जैसे FeCO3 मान लेते हैं, ये होता है, ठीक है। तो इसको भी अगर हम गर्म करते हैं तो ये बदल जाएगा FeO में, प्लस इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये उड़ जाता है। तो निस्तापन में आप ये 2 रिएक्शन को नोट कीजिएगा, ठीक है, कि अगर सर हम Fe का कार्बोनेट को भी अगर गर्म करेंगे तो ये बदल जाएगा लोहा का ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट हो जाएगा। तो ये 2 रिएक्शन आपको इसमें लिखना है। तो आइए हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले आप जो है निस्तापन में क्या करेंगे, तो अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं, जिससे ये जो बॉक्साइड अयस्क होता है इसके अंदर जो जल का अणु, सॉरी बॉक्साइड का है, हेमेटाइट होता है, तो हेमेटाइट के अंदर जो जल का अणु होता है उसको गर्म करने से क्या होता है, जल का अणु उड़ जाएगा और यहाँ से Fe2O3 बना है हमको, ठीक है। और अगर कार्बोनेट अयस्क होता है तो उसको अगर गर्म करते हैं तो FeO + CO2 बन करके ये उड़ जाएगा। अब हम इसका करेंगे भर्जन। देखिए भर्जन क्यों करेंगे, क्योंकि इसके अंदर अभी भी आर्सेनिक, सल्फर, इन सब का अशुद्धि है, जब तक हम उसको भर्जन नहीं करेंगे तब तक वो नहीं हटेगा। इसीलिए लोहा का निस्तापन भी किया जाता है और भर्जन भी किया जाता है। अब आइए हम भर्जन करते हैं तो क्या होता है, देखिए भर्जन के अंदर पहले समझिए, इसका रिएक्शन को पहले समझ लीजिए। अगर अब हम नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, इसका भर्जन। तो देखिए भर्जन में क्या होता है, तो भर्जन में जो अशुद्धि होता है जैसे सल्फर हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब क्या होता है, तो सल्फर क्या करता है, ये अशुद्धि है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और SO2 बना करके उड़ जाता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो आर्सेनिक होता है ये भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और इस प्रकार से आर्सेनिक का ऑक्साइड बना करके उड़ जाता है। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हैं तो बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ देखिए आर्सेनिक 2 है, ऑक्सीजन पहले अब कीजिए 3 है, 2 है, तो एक काम कीजिए इधर 3 लगा दीजिए, इधर 2 लगा दीजिए, ऑक्सीजन 6, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये 4 हो गया। तो याद रखिएगा ऐसा करने से, भर्जन करने से सल्फर की जो अशुद्धि है वो उड़ जाएगा, आर्सेनिक की अशुद्धि है वो उड़ जाएगा, और इसके अंदर कुछ अशुद्धि होता है वो क्या, तो FeO, ठीक है। ये तो इसको जब हम गर्म करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये बना लेता है Fe2O3। आपको पता है कि लोहा के अंदर कुछ ऐसा अशुद्धि होता है जो अगलनीय होता है, लास्ट में हम आपको बताएंगे कि उसको किस तरह से धातुमल बना करके उसको हटाना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से भर्जन का यह रिएक्शन याद रख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसको, ठीक है। यहाँ से देखिए
तो सबसे पहले हम आपको बोले कि निस्तापन करना है, एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन यहाँ से कर देते हैं, ठीक है। तो आप इस प्रकार से सांद्रण कर लीजिएगा इस दो विधि का प्रयोग करके, फिर हम करेंगे इसका निस्तापन। निस्तापन में भी जस्ट बोले कि उसको जो है उसके गलनांक से कम ताप पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम अयस्क को गर्म करेंगे। गर्म करने से याद रखिएगा कि हेमेटाइट में जो जल का अणु होता है वो बाहर हो जाता है, FeCO3 जो होता है इसको गर्म करने से FeO + CO2 बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है ये देखिए, भर्जन में क्या होता है, तो भर्जन के दौरान अशुद्धि ऑक्साइड बन के उड़ जाता है। जैसे सल्फर का अशुद्धि ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बन के उड़ गया। आर्सेनिक का जो अशुद्धि होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आर्सेनिक का ऑक्साइड बन के उड़ गया। ये जो FeO देखते हैं यहाँ पे बना है, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से हम इसका क्या किए, निस्थापन भी कर लिए और भर्जन भी कर लिए। तो अब हम आपको नेक्स्ट स्टेप बोले थे कि इसका करना हमको प्रगलन, क्या करना है, प्रगलन। तो आइए हम समझते हैं कि इसका प्रगलन में क्या करते हैं। प्रगलन को ही आप अपचयन भी बोल सकते हैं, ठीक है। आइए हम इसका क्या करेंगे, प्रगलन। तो प्रगलन में समझते हैं किस प्रकार से होता है, लेकिन प्रगलन को समझने से पहले यहाँ पे आपको इस फिगर को भी अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पहले हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर फिगर समझाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए प्रगलन में क्या किया जाता है, तो भर्जित अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिला करके, याद रखिएगा आप जो निस्तापन और भर्जन किए उसके दौरान जो आपको अयस्क प्राप्त होता है, आप क्या कीजिए, तो भर्जित अयस्क में, ठीक है, कोक और चूना पत्थर मिला दीजिए। मिलाने के बाद जो मिश्रण होता है उसको घान के नाम से जाना जाता है, उसको वात्या भट्टी में डाल करके गर्म कीजिए। ऐसा करने से जो अगलनीय अशुद्धियाँ होता है गालक से क्रिया करके धातुमल में बदल जाती है, जबकि पिघली धातु भट्टी के सबसे नीचे परत बनाती है, ठीक है। यानी कि आपको इसको क्या समझाने के बाद फिर पढ़ते हैं, फिर हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, समझ जाइएगा। देखिए आप जो अयस्क का सांद्रण किए, फिर उसका निस्तापन किए, फिर भर्जन किए, अब जो आपको अयस्क प्राप्त होता है उसको हम कहेंगे भर्जित अयस्क। क्या कहेंगे, भर्जित अयस्क। उस अयस्क को ले करके, ठीक है, उसके अंदर कार्बन मिला दीजिए और चूना पत्थर मिला दीजिए, और मिलाने के बाद जो मिश्रण तैयार होता है उसको एक वात्या भट्टी होता है, इस टाइप का भट्टी, ठीक है, वात्या भट्टी होता है, इस भट्टी के अंदर उसको डाल दीजिए। डालने के बाद क्या होता है, ऐसा करने से अगलनीय अशुद्धियाँ जो होता है गालक से क्रिया करेगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लोहा का जो अयस्क होता है उसके अंदर जो Fe, ये देखिए FeO होता है, ये अगलनीय अशुद्धियाँ होता है, इसको भी हमको रिमूव करना है। तो इसीलिए हम जो है यहाँ चूना पत्थर डालते हैं। चूना पत्थर आगे हम आपको बताएंगे गालक का काम करता है, ठीक है। तो ऐसा करने से गालक से क्रिया करके धातुमल में बदल जाता है, ठीक है, और बदल जाकर पिघल जाएगा, पिघल होकर के उसको बाहर कर लेंगे, जबकि पिघली धातु भट्टी के सबसे नीचे परत बनाती है। और इस प्रकार से यहाँ पे दिख रहे हैं मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो आइए हम इसको फिगर के माध्यम से हम आपको समझाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से हम फिगर बना रखे हैं, फिगर को आप अच्छे से ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, तो आप भर्जन और निस्तापन करते हैं, तब जो आपको अयस्क प्राप्त होता है उसको हम भर्जित अयस्क कहते हैं। अब इस अयस्क में इस तरह का एक वात्या भट्टी होता है। क्या होता है, वात्या भट्टी। देखो हम नीचे लिखे हैं, मोबाइल पे तो नहीं दिखाई देता, इसलिए पहले हम ऊपर दिखाते हैं फिर नीचे दिखा देंगे आपको, ठीक है। इसको हम वात्या भट्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वात्या भट्टी। वात्या भट्टी कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, उस अयस्क को ले लीजिएगा, उसमें तो पहले कोक मिलाइएगा। देखिए कोक मिलाने का काम क्या होता है, कोक का मुख्य रूप से काम होता है उसका अवकरण करना, यानी कि ऑक्सीजन को रिमूव करना। और चूना पत्थर का काम क्या होता है, तो चूना पत्थर क्या करेगा, उसके अंदर अगलनीय अशुद्धियाँ होता है, जो कि आप भर्जन जो किए उसके दौरान भी वो नहीं गलता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो उसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ पे चूना पत्थर डालेंगे। चूना पत्थर गालक का काम करेगा, ठीक है। गालक का काम करने के बाद वो क्या करता है, तो उस तरह से गला के उसको बाहर कर देगा। तो याद रखिएगा इस भट्टी के अंदर हम अयस्क लेते हैं, चूना पत्थर लेंगे, कोक लेंगे, कोक मिला करके इसको हम इस तरह से यहाँ पे डालते हैं। अब ये जो फर्मा होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे इस टाइप से कीप के तरह ऐसा बना होता है, यानी कि जैसे आप इसको डालते हैं ना, तो यहाँ पे खींचने वाला होता है। जब इस रस्सी को पूरा खींचेगा तो ऊपर से यहाँ होल होता है, ये पैक हो जाता है, ठीक है। तो आपका ये क्या होता है, पैक हो जाएगा। तो इसी प्रकार याद रखिएगा यहाँ पे कि इसको हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे खींचेंगे। खींचने से क्या होता है, चलिए यहाँ पे थोड़ा घसक गया तो इसको हम अथी कर देते हैं, ठीक है। अयस्क को हम डालेंगे यहाँ पे। तो ये जो आपका कप एवं कोन है, इसको हम कप कोन व्यवस्था क्यों कहते हैं आपको बता रहे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, इसको जैसे खींचेगा ना, तो यहाँ पे जो होल है यहाँ पे बंद हो जाएगा, यानी कि ये डलना बंद होगा। फिर इसको इससे थोड़ा सा लूज करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इसको खींच के बंद करेंगे, फिर लूज करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इसको बंद कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, कप भी है और कोना बना हुआ, इसीलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं कप एवं कोन व्यवस्था। क्या कहते हैं, कप एवं
कोण व्यवस्था, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये जो फर्मा होता है पूरा वात्या भट्टी, ये बाहर का जो आवरण होता है इसका स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, किसका बना होता है? स्टील का बना होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो होता है वो अग्निसह ईंटें होते हैं, इसके अंदर ईंटा लगा होता है, जैसे आप न चिमनी यार में देखे होंगे, उसी प्रकार इसका अंदर जो है ईंटें होते हैं जिसको हम अग्निसह ईंटें कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है तो देखिए यहाँ से अंदर से क्या करता है, यहाँ पे गर्म हवा का झोंका मारा जाता है। ये जो देख रहे हैं इस होकर के गर्म हवा भेजा जाता है, इसको हम ट्यूअर के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऐसा करने से क्या होता है, यहाँ पे आपका जो है धातुमल बनता है, तो धातुमल का ऊपर लेयर बनता है, इसको अलग से निकाल लिया जाता है और सबसे लास्ट में आपका जो है पिघला हुआ धातु यहाँ पे प्राप्त होता है, ठीक है, इस प्रकार से। लेकिन इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो अलग अलग टेम्परेचर होता है। देखिए यहाँ पे तो मेनली दो टेम्परेचर याद रखिएगा कि शुरू में आपका होता है 800 डिग्री सेल्सियस और लास्ट में आपका होता है 2000 डिग्री सेल्सियस। इसमें हम कह सकते हैं इसमें 3 क्षेत्र होता है, वो ऊपर वाला क्षेत्र, फिर बीच वाला क्षेत्र, फिर लास्ट वाला क्षेत्र। इसी प्रकार इसके अंदर कुछ रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन को आपको रिविज़न करना होगा, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, तो आप एग्जाम हॉल में भी लिख करके आ जाइएगा। तो बेसिकली आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि सर वात्या भट्टी होता है। इस वात्या भट्टी के अंदर क्या किया जाता है, अयस्क को कोक और चूना पत्थर मिला के डाला जाता है। डालने के बाद क्या होता है, इसमें निम्न टेम्परेचर पे कुछ निम्न रिएक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे गर्म हवा इसलिए भेजा जाता है क्योंकि गर्म हवा का काम होता है कि वहाँ जो धातुमल होता है ना उस सबको पिघलाने में ज़्यादा काम आता है, ठीक है। चलिए तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे हम समझ रखे हैं, तो वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं, तो एक बार आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से देखिए तो हम क्या लिखे हैं, आइए हम समझाते हैं। तो सबसे पहले अपचयन या प्रगलन में हम, ठीक है, आप फिगर वहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक काम कीजिए, फिगर आप बाद में नोट कीजिएगा, पहले भाषा लिख लीजिए। यहाँ से देखिए क्या है कि भर्जित अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाकर मिश्रण, जिसको हम घान बोलते हैं, उसको वात्य भट्टी में डालकर गर्म करते हैं। ऐसा करने से अगलनीय अशुद्धियाँ, ठीक है, अगलनीय अशुद्धियाँ गालक से क्रिया करके धातुमल में बदल जाती है, जबकि पिघली हुई धातु भट्टी में सबसे नीचे परत बनाती है और भट्टी में मुख्य रूप से निम्न क्रियाएं होती। यही जो अभिक्रिया है ये आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही रिएक्शन आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो आइए हम इस रिएक्शन को समझेंगे बारी बारी से कि यहाँ रिएक्शन क्या होता है। तो भट्टी के अंदर जो अभिक्रिया होता है वो अभिक्रिया आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अभिक्रिया लिखना ही पड़ेगा आपको। तो आइए इसके अंदर मुख्य अभिक्रिया क्या होता है पहले हम आपको कॉपी पर समझा देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप वहाँ से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए होता है क्या, जैसे आप इसका प्रगलन करते हैं, क्या करेंगे इसका प्रगलन, तो प्रगलन के दौरान क्या क्या होता है, यहाँ देखिए कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, यहाँ से देखिए, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सबसे पहले याद रखिएगा जैसे जैसे हम रिएक्शन बताते हैं वैसे आपको एग्जाम हॉल में लिख के लाना है, ठीक है, उस भट्टी के अंदर क्या क्या रिएक्शन होता है। तो आप जैसे कार्बन मिला है तो कार्बन मिलाने के अंदर क्या होता है, वो जो कोक मिलाते हैं वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो उसके अंदर तो बहुत सारा कार्बन होता है, फिर दूसरा नेक्स्ट कार्बन से मिल करके ये बना देता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बैलेंस होगा तो आप बैलेंस इसको इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, और उसके अंदर आप ये भी डाले थे कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर डाले थे। चूना पत्थर क्या होता है, तो गर्म जब उसको कीजिएगा, ठीक है, चूना पत्थर को जब आप गर्म करते हैं, चूना पत्थर को जब आप गर्म कीजिएगा तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए 3 रिएक्शन है, समझिए। सबसे पहले याद रखिएगा कि सर कार्बन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ठीक है, चूंकि कार्बन भी इसके अंदर डाले थे, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड फिर कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, 2 रिएक्शन। और तीसरा याद रखिएगा कि सर उसके अंदर तो चूना पत्थर भी डाले थे, तो चूना पत्थर अभिक्रिया करके हमको कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बनाता है। ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है यही वो गालक का काम करता है और गलनीय अशुद्धि को यही गलाएगा, ठीक है, एक्चुअल में ये नहीं, ये गालक का काम करेगा अंदर, ठीक है। तो यह 3 रिएक्शन समझ में आया कि नहीं है। अब क्या होता है, तो इसके अंदर ये जो गालक है कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो गालक का काम करेगा। ये क्या करता है, उसके अंदर अशुद्धि जो होता है अगलनीय अशुद्धि, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड, ठीक है, जिसको आप सिलिका बोलते हैं, तो ये आपका गालक का काम करेगा। ये जो अशुद्धि होता है ये, ठीक है, ये अगलनीय अशुद्धि होता है, ठीक है, इससे अभिक्रिया करता है और इससे अभिक्रिया करके CaSiO3 बनाता है, जिसको हम धातुमल बोलते हैं। अब जो ये धातुमल होता है, गालक क्या करता है, इसके गलनांक को कम कर देता है, तो ये इजीली पिघल जाएगा। पहले ये नहीं पिघलता,
ठीक है। ये जो SiO2 है ये अगलीय होता है, ये गलबे नहीं करता है। जब भी हम गालक का यूज करते हैं तो इसको गला देता है, इसीलिए पिघल जाता है, इसीलिए इसको साइड से निकाल लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया। फिर नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट ये देखेंगे, अभी हमको लोहा नहीं प्राप्त हुआ है, अभी तो हम अगलीय अशुद्धि को ही सिर्फ बाहर किए हैं, ठीक है। अब तो हमको धातु प्राप्त करना है। अब क्या होता है, तो अब जो ये आपका हेमेटाइट देख रहे हैं Fe2O3, ये क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है। किससे करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके आप लोग बताइए क्या बनेगा, तो यहाँ से बन जाता है Fe3O4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन करके उड़ जाता है, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये जो Fe2O3 है ये कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया करता है, ये बना लेता है। यहाँ से देखिए ये जो होता है आपका, ये याद रखिएगा, एक होता फेरस, एक होता फेरिक। ये आपका देखिए यहाँ से ये हो जाएगा आपका क्या चीज़, तो याद रखिएगा फेरिक ऑक्साइड, ये होता है फेरस ऑक्साइड, तो ये कन्वर्ट हो गया इसमें। फिर क्या होता है, ये जो आपका फेरिक बना हुआ फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe3O4, ये फिर क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और ये बन जाता है FeO, जिसको हम फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड अब प्लस फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाता है। फिर ये जो आपका फेरस ऑक्साइड बना है, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है और इस प्रकार से Fe प्लस CO2 मुक्त हो जाता है। तो इतना रिएक्शन है जो उसके अंदर होता है और आपको याद रखना। अभी आपको भारी लगता होगा, लेकिन अभी हम जस्ट फिर आपको समझाएंगे, इतना आसान हो जाएगा आपके लिए रिएक्शन, पूछिए नहीं, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से देखिए इस रिएक्शन को, ठीक है। हमको लगता है कि बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए रिएक्शन, कुछ भी नहीं होता। एक बार दो बार अगर समझ जाइएगा ना तो रिएक्शन आपके लिए कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझिए, ठीक है, क्या क्या होता है। देखिए, तो सबसे पहले याद रखिएगा इसमें रिएक्शन की निम्न अभिक्रिया होती है। क्या याद रखना है, निम्न अभिक्रिया होती है। अब निम्न अभिक्रिया में क्या क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले देखिए, आप उसके अंदर क्या क्या डाले थे, अयस्क को डालते हैं, उसके बाद आप चूना पत्थर को डाले थे। क्या डाले थे, चूना पत्थर, और क्या डाले थे, कोक डाले थे। यही तो रिएक्शन करता है उस भट्टी के अंदर। ये तीनों क्या क्या रिएक्शन करता है उसको एग्जाम हॉल में लिखना होगा, ये लिखिएगा तभी नंबर आपको मिलेगा, यही मेन इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, ठीक है। तो उस भट्टी के अंदर देखिए कैसे होता। पहले ये जो कोक है कार्बन, ये क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, समझते जाइए, ये बना देता है CO2। एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई दिक्कत, तो ये बन गया। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, तो फिर कार्बन से भी क्रिया करके ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप 2 लगा सकते हैं, ठीक है। ये बन गया। देखिए, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। फिर ये जो आप देखते हैं CaCO3, ठीक है, इसके अंदर आप चूना पत्थर डाले। चूना पत्थर क्या करता है, तो ये गर्म होकर के हमको CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाता है, ठीक है। यानी कि हमको क्या क्या बना दिया, तो ये बना दिया है कैल्शियम ऑक्साइड, और यही कैल्शियम ऑक्साइड आगे गालक का काम करेगा, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन हुआ। बस एक रिएक्शन आपको और यहाँ पे लिखना है अशुद्धि को हटाने के लिए, कि सर ये जो गालक होता है CaO, ये जो गालक होता है ये अगलीय अशुद्ध यानी कि SiO2 से भी क्रिया करके ये बना लेता है CaSiO3। मतलब ये एक तरह से गालक का काम करेगा। किसका काम करेगा, गालक का। और ये जो था अगलनीय अशुद्धि था, ये क्या था, अगलनीय अशुद्धि, ठीक है। ये था अगलनीय अशुद्धि। ये जो हो गया आपका धातुमल, ठीक है। हम आपको बताए थे कि जब अगलनीय अशुद्धि गालक से अभिक्रिया करता तब जो बनता धातुमल। अब देखिए, ये पहले नहीं गल रहा था, लेकिन जैसे गालक इससे अभिक्रिया करेगा धातुमल बनेगा, मतलब इसका गलनांक कम कर देगा, इसीलिए गल जाएगा। अब अशुद्धि हट गया। तो ये आपको बताइए कोई दिक्कत, इतना रिएक्शन लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट हमको लोहा प्राप्त करना, तो उसके लिए आपको 3 रिएक्शन और याद रखना है। क्या क्या चीज़, पहले याद रखिएगा सर, ये जो Fe, ठीक है, 2O3 होता है, यह क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड से, तीनों में CO से ही अभिक्रिया करेगा। क्या याद रखिएगा कि सर अभी जितना भी अभिक्रिया कराना है सबको CO से अभिक्रिया करवाना है। तो ये जो है आपका फेरस ऑक्साइड है। फेरस ऑक्साइड क्या करता है, तो Fe3O4 बनाता है। फेरस यानी कि फेरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि गैस बन करके उड़ जाता है, ठीक है। याद रखिएगा ये फेरिक है, क्या है, फेरिक, और ये हो जाएगा फेरस, ठीक है। और ऑक्साइड, 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 आप नाम सब नहीं लिखेगा ना, खाली बस रिएक्शन याद रखना, ठीक है। बनाता है, यानी कि फेरिक ऑक्साइड जो है, सॉरी हम उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पे होता आपका फेरस, यहाँ पे होता फेरिक,
फेरिक, कोई दिक्कत? चलिए, तो यहाँ से क्या होता है, तो Fe2O3 जो है कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया करके फेरिक ऑक्साइड बना लिया। अब ये जो फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड ये फिर कार्बन मोनोऑक्साइड से भी क्रिया करता है और बना लेता है हमको FeO प्लस CO2, ठीक है। अब इसको बैलेंस आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कि बैलेंस कर दे। चलिए यहाँ पे अगर 2 लगा दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ से 3 दूना 6, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया इस रिएक्शन का। आगे हम बता देंगे। फिर ये जो फेरिक, ये जो आपका FeO है, फिर ये CO से अभिक्रिया करता है और इस प्रकार ये बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड, और उस प्रकार से आपको यहाँ पे लोहा प्राप्त हो गया। आइए देखते हैं, इसको समझ लीजिए जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार, सभी बच्चे इसको नोट कर लीजिए और समझ लीजिए प्रगलन में क्या क्या होता है। फिगर भी आपको हम दे देंगे, फिगर भी नोट कर लीजिएगा, पहले समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से लिखेगा कि सर भर्जित अयस्क में कोक और चूना पत्थर मिलाकर मिश्रण को वात्या भट्ठी में डालकर गर्म करते हैं। ऐसा करने से अगलनीय अशुद्धियाँ गालक से क्रिया करके धातु मल में बदल जाती है, जबकि पिघली धातु भट्ठी में सबसे नीचे परत पर यहाँ बैठ जाती है। देखिए यहाँ से, यहाँ जो धातु मल होता है यहाँ बनता है, धातु मल को यहाँ से निकाल लेते हैं, सबसे लास्ट में यहाँ पे देखिए धातु बनता है, लोहा यहाँ पे। और इस निम्न टेम्परेचर पे बहुत सारा यहाँ पे निम्न अभिक्रिया होती है। सबसे पहले जो टेम्परेचर होता है 800 और सबसे यहाँ से देखिए लास्ट में 2000, यानी कि वात्या भट्ठी के अंदर निम्न अभिक्रिया होता है, वही अभिक्रिया आपको लिखना है। तो यहाँ पे जस्ट हम आपको समझा दिए हैं, अभिक्रिया को आप नोट कर सकते हैं। सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 बनाता है, फिर CO2 कार्बन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, और फिर क्या होता है, तो वो जो चूना पत्थर डाले थे वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड CO2 में, और यह गालक का काम करेगा। यहाँ पर यह गालक, यह अशुद्धि जो होता है अगलनीय, इससे भी क्रिया करके धातुमल बनाएगा, जिसके कारण यह आसानी से गल जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ से देखिए अब क्या होता है, तो ये जो आपका Fe2O3 है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, यानी कि फेरस ऑक्साइड अभिक्रिया करता है, इससे बनाता है फेरिक, और ये फेरिक फिर CO से अभिक्रिया करता है तो बनाता है फेरस ऑक्साइड, FeO बनाता है, ठीक है। और ये जो FeO है फिर CO से अभिक्रिया करता है और इस प्रकार से हमें Fe लोहा मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड डिलीट हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका पूरा लोहा प्राप्त हो गया, ठीक है। फिगर चाहिएगा तो देखिए, अगर वो फिगर नहीं दिख रहा है तो आप तो वहाँ से पहले इसको भाषा लिख लीजिएगा यहाँ से आप लोग, ठीक है। भाषा यहाँ से लिख लीजिए, टोटल रिएक्शन वीडियो को रोक करके, और फिगर अगर आपको बनाना है तो फिगर यहाँ से आप बना लीजिए, ठीक है। यहाँ लीजिए, वैसे वो भी फिगर आप लोग को दिख रहा था, उस फिगर में नहीं था कोई दिक्कत। वीडियो को रोक करके यहाँ से आप फिगर बना सकते हैं, ठीक है। अलग से हम फिगर बना दिए बड़ा अक्षर में, लीजिए वात्या भट्ठी लास्ट में लिख दीजिए। चलिए अब लास्ट पॉइंट हम देखते हैं क्या, ठीक है। तो यहाँ से समझिए अब क्या होता है। अब जो वात्या भट्ठी से प्राप्त गलित अशुद्धि आयरन, अभी भी जो आपका आयरन प्राप्त हुआ है वो शुद्ध आयरन नहीं होता है, तो हम लिख रखे हैं कि सर वात्या भट्ठी से प्राप्त गलित अशुद्ध आयरन, ठीक है, को कच्चा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है। याद रखिएगा, अब जो हम लोहा प्राप्त किए हैं इस स्टेज में, ये जो लोहा होता है वात्या भट्ठी से प्राप्त गलित अशुद्ध आयरन को, ये आयरन को हम कहा जाता है कच्चा लोहा या पिग आयरन कहा जाता है। यही कच्चा लोहा को ले जाया फैक्ट्री में, उसके बाद तुमको जो लोहा बनाना उसका आकार देकर आप आसानी से बना सकते हैं। तो याद रखिएगा कि सर इस प्रकार जो हम लोहा प्राप्त करते हैं वो अशुद्ध ही आयरन होता है, अशुद्ध ही लोहा होता है, ठीक है, जिसको हम कच्चा लोहा या पिग आयरन बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, तो 95% Fe होता है। इसमें अशुद्धि क्या होता है वो हम बता रहे हैं। इसमें 95% लोहा होता है, ठीक है, 4 से 4.5% कार्बन होता है तथा शेष अशुद्धि होता है, जैसे आपका सिलिकॉन। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं, देखिए यहाँ पे शेष अशुद्धि क्या क्या होता है, सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर इत्यादि की अशुद्धियाँ होता है, ठीक है। ध्यान से समझिए एक बार फिर से हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका लोहा प्राप्त होता है जिसको आप कच्चा लोहा या पिग आयरन कहते हैं, इसमें 95% लोहा होता है, 4 से 4.5% कार्बन होता है तथा शेष अशुद्धि होता है। अब ये शेष अशुद्धि में क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए सिलिकॉन, फास्फोरस, मैग्नीज, सल्फर इत्यादि की अशुद्धियाँ होती है, और इस प्रकार आपका लोहा प्राप्त हो गया। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे वो देखिए नोट करके, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना आपको, ठीक है। आइए यहाँ से समझते हैं अब। देखिए कच्चा लोहा का उपयोग ढालवा लोहा, पिटवा लोहा और इस्पात का निर्माण में किया जाता है। आप जितना भी लोहा देख रहे हैं ना, सब कच्चा लोहा से बनता है। आप जो लोहा बनाए थे उसी लोहा का उपयोग ढलवा लोहा में भी किया जाता है, पिटवा लोहा और इस्पात जो आप देखते हैं उसको बनाने में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं कि ढलवा लोहा किसे कहते हैं। इतना तो पता है कि सर ढलवा लोहा कच्चा लोहा से बनता है, ठीक है, जिसको हम कास्ट आयरन कहते हैं। अगर आपको ढलवा लोहा बनाना है तो आप क्या कीजिए, कच्चा लोहा में कोक और चूना पत्थर मिला दीजिए। ध्यान से समझिए, कच्चा लोहा में आप कोक मतलब कार्बन मिला दीजिए, चूना पत्थर मिला दीजिए, ठीक है।
और उसको क्यूपेल का भट्टी होता है उसके अंदर गर्म कीजिए, गर्म करने से आपका ढलवा लोहा प्राप्त हो जाएगा। आप इसको भाषा बना के भी लिख सकते हैं कि सर जब कच्चा लोहा में कोक और चूना पत्थर मिला करके क्यूपेल की भट्टी में गर्म किया जाता है तब ढलवा लोहा प्राप्त होता है। आप ऐसे भी इसको भाषा बना के लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये आपको प्राप्त हो जाएगा तब इसको सांचों में डाल करके विभिन्न वस्तुएं बनाई जाती है। आपको जो बनाना, छड़ बनाना है, जो चीज़ बनाना है आप उसका सांचा में ढाल दीजिए, उस तरह से बना सकते हैं। याद रखिएगा कि ढलवा लोहा में 93 से 94% लोहा होता है, 2 से 4% कार्बन होता है, शेष इन सब का यानी कि सिलिकॉन, फास्फोरस, SMN इस सब की अशुद्धि होती है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो लोहा होता है कठोर एवं भंगुर प्रकृति का होता है। क्या होता है? कठोर एवं भंगुर प्रकृति का होता है। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं पिटवा लोहा, ठीक है। ये भी कच्चा लोहा से ही पिटवा लोहा प्राप्त होता है। पिटवा लोहा किसे कहते हैं तो याद रखिएगा कि सर भट्टी से अशुद्धि को निकालने के पश्चात लोहा लई के रूप में समान हो जाता है। याद रखिएगा जैसे आप भट्टी से निकालते हैं तो भट्टी से जो अशुद्धियों को निकालने के पश्चात यानी कि भट्टी से अशुद्धियों को निकालने के पश्चात लोहा लई के रूप में, लई आप लोग को पता होना चाहिए लई के रूप में किस तरह से होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, समान हो जाता है। जिसकी बड़ी बड़ी 2 गेंदें बना करके माप हथौड़े से पीट कर धातुमल निकाल दिया जाता है। याद रखिएगा उसके अंदर जो अशुद्धि अभी भी होता है, तो आपको हम जस्ट बोले थे आप जो कच्चा लोहा प्राप्त करते हैं अभी भी उसके अंदर अशुद्धि होता है, तो वो क्या करता है भट्टी से जो अशुद्धियों को निकालने के पश्चात लोहा लई के रूप में समान होता है, लई के समान होता है, हो जाता है। जिसकी बड़ी बड़ी ऐसे गेंद बना दिया जाता है, इसे गोला गोला गेंद बना करके माप को हथौड़े से पीटा जाता है। उसको हथौड़े से क्या किया जाता है तो पीटा जाता है, ठीक है। उसको हथौड़े से हम लोग पीटते हैं, तो हथौड़े से जैसे आप उसको पीटिएगा तो उसका धातुमल बाहर निकल जाता है। अब धातुमल जब उसका बाहर निकल गया तब देखिए क्या होता है यहाँ पे, इस प्रकार प्राप्त होने वाला लोहा को ही पिटवा लोहा, इसीलिए इसका नाम पिटवा। पिटवा मतलब क्या होता है, उसको गेंद बला करके पीट पीट के धातुमल निकाला जाता है, इसीलिए इसको पिटवा लोहा कहा जाता है। समझ में आया? यानी कि वो जो लई होता है उसको बड़ी बड़ी गेंदें बना करके हथौड़े से उसको पीटा जाता है, पीटने से धातुमल बाहर निकल गया, और जो पीट दिया ना इसे पिटवा। तो याद रखिएगा इस प्रकार प्राप्त होने वाली लोहा को ही पिटवा लोहा कहा जाता है। यह शुद्ध लोहा जाता है। कई बार पूछा जाता है कि बताइए सबसे शुद्ध लोहा का नाम, तो याद रखिएगा पिटवा लोहा सबसे शुद्ध लोहा होता है। इसकी वेल्डिंग भी की जाती है, ठीक है, और इसमें बहुत कम यानी कि कार्बन होता है। देख सकते हैं इसमें 0.1 से लेकर 0.25% तक ही कार्बन होता है। ये शुद्ध आपका लोहा हो गया, ठीक है। हम बात करते हैं लोहा का उपयोग। याद रखिएगा ढलवा लोहा जो हम ऊपरे में पढ़ा है आप लोग को, ठीक है। ढलवा लोहा से स्टोव, रेलवे, ठीक है, स्लीपर, नालों की पाइप, खिलौना इत्यादि बनाया जाता है। रेलवे जो होता है ना रेल, उसमें भी आपका ये क्या कहते हैं ढलवा लोहा का ही उपयोग किया जाता है। बहुत सारा खिलौना बनाया जाता है। नाला सबका जो पाइप देखते हैं वो भी आपका ढलवा लोहा का ही बना होता है। नेक्स्ट पिटवा लोहा से हम बात करते हैं, तो पिटवा लोहा का तार बनाया जाता है। आप लोग भी खरीदे होंगे, घर उड़ बनाते हैं, तार सब खरीदते हैं, बोल्ट, नॉट बोल्ट आर खरीदते हैं, जंजीर भी देखते होंगे। जंजीर जो होता है पिटवा लोहा से बना होता है। खास करके कृषि का जो यंत्र होता है, जितना बड़ा बड़ा मशीन सब देखते हैं कृषि क्षेत्र में, उस सब पिटवा लोहा का बना होता है, ठीक है। और आपको पता है कि पिटवा लोहा सबसे अच्छा लोहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टील। स्टील आपको पता होना चाहिए ये भी आपका लोहा है और हैवी क्वालिटी का लोहा ये भी होता है, लोहा से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग याद रखिएगा बर्तन, मिश्र धातुएं और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार आपका लोहा कंप्लीट हो गया। तो आप सभी इस वीडियो को रोक करके लीजिए, यहाँ पे हम नोट कर लीजिए इसको, ठीक है, किए, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए नोट कर लिया आप लोग, कहाँ से आ जाता है पता ही नहीं चलता ये, ठीक है, नोट कर लिया आप लोग। चलिए तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखने देते हैं, क्योंकि आपका लोहा का निष्कर्षण था ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी वीडियो आप लोग को यूज़फुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन का घंटी होगा से दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो हम डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए, ठीक है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस गुरु दक्षिणा में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट एक बचा है टॉपिक, और वो बचा है कॉपर का निष्कर्षण। तो अगले वीडियो में आपको कॉपर का निष्कर्षण भी करवा देंगे, और इस प्रकार आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।